औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की इस किताब पर जो हम एक लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, आज उसकी तीसरी वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल्स और उनके यूनिट्स लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसके बाद हम लोग एरर्स पर भी बात करेंगे। एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के टॉपिक में आपकी किताब में एक जगह पर गलती भी की गई है, तो हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं किसी भी यूनिट का सिंबल लिखना चाहता हूं तो इसके कुछ रूल्स हैं। हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज में यूनिट्स के सिंबल्स देखे थे और डिराइव्ड क्वांटिटीज में भी देखे थे, तो अब इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं और हम उन रूल्स को देखते हैं। पहला रूल तो ये है कि इनको हम हमेशा रोमन में और अपराइट लिखेंगे। लाइक अगर मैं कोई भी टेक्स्ट इटैलिक्स में लिख रहा हूं, the symbol of mass is m, मुझे स्ट्रेट और इटैलिक्स में इटैलिक्स में स्ट्रेट और रोमन्स में लिखना पड़ेगा, अपराइट बिल्कुल। ये एक पहला रूल हो गया। और अगर मुझे एक से ज्यादा यूनिट्स को मिलाकर लिखना है या मुझे इनके साथ प्रीफिक्सेस मिलाने हैं, लाइक अगर मुझे इनके साथ प्रीफिक्सेस मिलाने हैं, जैसे हम लोग कहें किलोग्राम, माइक्रोमीटर, तो इनके दरमियान मुझे स्पेस नहीं देनी, यानी प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में मुझे कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़नी। लेकिन अगर मैं दो यूनिट्स को मिलाने की बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं कहूं न्यूटन, मीटर, तो अब मैं इनके दरमियान में एक स्पेस और साथ में एक डॉट डालूंगा ताकि मैं कहीं इन दोनों यूनिट्स को प्रीफिक्स ना समझ लूं। जैसे अब यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे किलो एक प्रीफिक्स है, तो मैं जब दो यूनिट्स को मिला रहा हूं तो मैं ये ना समझ लूं कि पहला यूनिट शायद कोई प्रीफिक्स है या पहले ये, अगर इसको मैं किसी प्रीफिक्स से कंफ्यूज ना कर दूं, इसलिए मैं बीच में डॉट डालूंगा। और अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो मैं न्यूटन मीटर लिखूंगा या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। ये हमारे पास एक और रूल हो गया। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि अगर मैंने कहीं सेकंड लिखना है तो उसके लिए मैं सिंबल एस यूज कर सकता हूं, मीटर के लिए मैं एम यूज कर सकता हूं। मैं सेकंड के लिए खुद से एस ई क्यू या एस क्यू ए इस तरह का कोई भी सिंबल नहीं बना सकता या शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकता। ये सिंपल सा टॉपिक था। और इसके बाद हम लोग यूनिट का पूरा नाम लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। और अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें कि आप मीटर लिखना चाह रहे हैं, तो इसको भी आपको रोमन में और स्ट्रेट लिखना होगा। आप इसको इटैलिक्स में या बोल्ड करके या इस तरह से नहीं लिख सकते, आप इसको प्लेन रोमन में और स्ट्रेट लिखेंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर चाहे किसी भी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नेम पर ही रखा गया हो, जैसे हम बात करें न्यूटन की, तो हमारे सेंटेंस में ये एक स्मॉल लेटर ही से बनेगा, स्टार्ट होगा। अगर न्यूटन हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड है फिर तो एन कैपिटल हो सकता है, अदरवाइज ये एन स्मॉल ही होगा, यानी छोटा होगा। और ये इसके लिए भी रूल वही है कि ये स्ट्रेट होगा और रोमन्स में होगा। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं कि अगर मुझे किलो पास्कल या किताब भी की मिसाल हमने मिलीग्राम लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको इनके दरमियान में मिली और ग्राम में डैश या कुछ और ऐड नहीं कर सकते, मुझे फिर बगैर स्पेस दिए मिलीग्राम ही लिखना होगा। इसके बाद हम आज के जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये हमारी किताब का टॉपिक 1.5 है, यानी एरर्स। हम लोग बहुत एक आम सा जुमला इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि इंसान खता का पुतला है, और फिर मशीनों के लिए भी हम ये एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मशीन का क्या भरोसा, किसी भी वक्त रुक जाए। तो हम
फिजिक्स में हमेशा इंसान और मशीन आपस में इनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है कि दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते और दोनों का एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों हर वक्त बैक वक्त इकट्ठे काम कर रहे हैं। हमारा 1.5 टॉपिक है एरर। एरर मतलब गलती। अब हम लोगों ने साइंस की डेफिनेशन जब की तो हम लोगों ने कहा साइंस इज द स्टडी या इज द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड कैलकुलेशंस। अब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या कैलकुलेशन करते हुए आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब ये गलतियां कई अकसाम की हैं और कई वजूहात की वजह से हो सकती हैं। हम इन एरर्स को दो तरह की गलतियों में गिनते हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हमारा होगा रैंडम एरर। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बहुत सादा सा एक एक्सपेरिमेंट तरतीब दूं कि आप लोगों के पास एक बीकर में पानी था, आपने जब उस बीकर में पानी भरा तो वो 100 ml या 1 लीटर, अगर हम कह दें 1 लीटर पानी आपने उस बीकर में भरा। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इसको दूसरे बीकर में डालेंगे। जब आप उसको दूसरे बीकर में डाल रहे हैं तो क्या पता वो 100 लीटर से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कुछ पानी थोड़ा सा गिर भी सकता है या कुछ पानी पहले बीकर के अंदर रह जाएगा। वो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब इस तरह का जो एरर है, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप सिंपल पेंडुलम के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करें और आप उसका टाइम पीरियड मेजर करना चाहें तो हर दफा एक अलग वैल्यू आएगी। यही बात हम मैथ्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पर किसी चीज का वजन नाप रहे हैं तो उसमें भी बार बार मुख्तलिफ नताइज आएंगे। इस तरह के जो एरर्स हैं इनकी वजूहात हमें नहीं पता और इन एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं, जो कि हर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन हम इनको हल नहीं कर सकते, हम इनका खात्मा नहीं कर सकते। अब सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो एक सिस्टम के तहत चलता है। अब कोई भी चीज अगर मैं कहूं वो एक सिस्टम के तहत चल रही है तो वो जिस तरह से आज चलेगी कल भी वो उसी सिस्टम ही के तहत चलेगी, जैसे दिन और रात का आना बदलना या सियारों का गर्दिश करना। इसी तरह अगर मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर या एक फुट्टा है जिसके साथ मैं किसी भी चीज की लंबाई नापता हूं और अगर मेरे उस वर्नियर कैलिपर में एक गलती है या उसमें कोई नुक्स है तो मैं जब भी उसे कोई चीज नापूंगा उसमें वही एरर आएगा और वो एरर हर दफा नापते हुए एक ही रहेगा। जैसे अगर मैंने कोई एक फुट्टा बनाया और जब मैंने इसमें लाइनें लगाई अब लाइनें लगाकर अब मैं जब गिनती लिख रहा था तो अब इस फुट्टे में मुझसे गलती हो गई कि यहां पे 4 मैं भूल गया और अब पूरी तरतीब गलत हो गई। अगर हम सपोज करें कि इस फुट्टे की बजाय मैंने कोई एक बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया होता जो कि बहुत कीमती था, तो अब सिर्फ एक इस हिंसे की वजह से मैं इसे बेकार फेंक नहीं सकता। इसका हल ये है, या अगर मैं इसी से चलें कुछ मेजरमेंट्स लेकर भी पहले देख लेता हूं। सपोज करें मैं इसके साथ इस बार की लंबाई नाप रहा हूं। अब ये मुझे बताएगा फुट्टा कि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस बात का इल्म है कि मेरे इस फुट्टे में एक हिंसा कम है, यानी अब अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, ये दरअसल 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन मेरा फुट्टा इसको 7 सेंटीमीटर का दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं इस बार की लेंथ नापूं तो ये मुझे फुट्टा बताएगा
कि ये 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन दरअसल ये कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि मेरे फुट्टे में 1 सेंटीमीटर का नुक्स है, ये 1 सेंटीमीटर की जगह मैं खा गया। अब देखें, मुझे पता है कि मैं जब भी अपने फुट्टे से किसी चीज को नापूंगा तो वो मुझे 1 सेंटीमीटर ज्यादा बताएगा, तो मुझे इस फुट्टे को फेंकने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा इसी फुट्टे से चीजों को नाप कर उनमें से 1 सेंटीमीटर कम कर दूंगा और मेरे पास उनकी असल लंबाई आ जाएगी। तो इस फुट्टे में जो एरर है ये दरअसल एक सिस्टमैटिक एरर है, यानी ये एक सिस्टम के तहत एरर चल रहा है। और इसकी अगर मैं वजूहात बयान करूं तो ये या तो होगा पुअर कैलिब्रेशन की वजह से, यानी मैं इनके ऊपर जब गिनती लिख रहा था वो गड़बड़ हो गई, या वर्नियर कैलिपर्स जब आप इस्तेमाल करेंगे या स्क्रू गेजेस तो आप उनमें ये देखेंगे कि उनमें भी एक एरर होगा। अगर आपने स्क्रू गेज कभी लेबोरेटरी में देखा हो, मोस्टली एक रैंडम सी डायग्राम बनाऊंगा, उसके 2 जॉज हैं, ये दोनों जॉज आपस में मिल जाते हैं और हम इन्हीं के दरमियान में ऑब्जेक्ट रख के इसकी लंबाई नापते हैं। अब इसमें आपको एरर का उस वक्त पता चलता है जब आप इन दोनों जॉज को आपस में मिलाएं और जो इस नीचे वाले फुट्टे की लाइन इस ऊपर वाले फुट्टे के जीरो से अगर मैच नहीं कर रही तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना एरर है। और जब आपको एरर का पता चल गया तो आप अपनी क्वांटिटी में से उस एरर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब इसी में प्लस करने का केस कैसा होगा? अगर सपोज करें मैंने यहां पर दो दफा लिख दिया होता, मेरा फुट्टा कुछ इस तरह से अगर बना होता, तो अब ये मुझे इस बार की लंबाई बता रहा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन दरअसल इस बार की लंबाई क्या है? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। अब ये देखें, अगर मैंने अब इस दफा फुट्टा तब्दील कर दिया, बार की जो असल लंबाई थी वो वही रही, लेकिन पहले मेरा फुट्टा चूंकि उसमें एक मैंने दर्जा कम कर दिया था, यानी एक कैलिब्रेशन कम कर दी थी या भूल गया था मैं लगाना, तो मेरा फुट्टा वैल्यू ज्यादा बता रहा था, तो मुझे वैल्यू माइनस करनी पड़ी। अब मैंने एक कैलिब्रेशन एक्स्ट्रा कर दी, तो अब मेरा फुट्टा मुझे जो वैल्यू बताएगा वो कम होगी, तो मुझे उसमें +1 करना पड़ेगा असल वैल्यू के लिए, और इस केस में मुझे -1 करना पड़ा था। तो इस तरह आप सिस्टमैटिक एरर को हल कर सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों की किताब वाले कह रहे हैं कि पर्सनल एरर एक सिस्टमैटिक एरर है। अब सपोज करें आप लोगों ने एक गेंद को धक्का देना था और आपको कहा गया था कि आप इस गेंद को हर बार एक ही कुव्वत के साथ धक्का लगाएं और आप फिर उसकी कुव्वत या उसकी वजह से कोई और फैक्टर मालूम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप हर दफा एक ही कुव्वत के साथ एक गेंद को फेंक सकते हैं, या अगर आप बहुत सादा अल्फाज में यूं कहें, आप एक गेंद को फेंकें और वो हर दफा एक ही जगह पर जाकर गिरे? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक इंसान का हाथ इतना प्रिसाइज नहीं है जितनी हमारी मशीनें। तो एक इंसान से जब गलती होती है वो कभी भी सिस्टमैटिक एरर नहीं होती, वो एक रैंडम एरर होती है। यहां पे आप लोगों की किताब वालों ने गलती की है, और अगर इसमें कोई मसला हुआ तो मैं दीगर किताबों से इसका हवाला भी दूंगा कि यहां पे इन्होंने ये गलती की है। अब रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर दरअसल नामालूम वजूहात की वजह से हमारी क्वांटिटीज में आ जाता है। जैसे हम कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर कर रहे हैं, जैसे हम सपोज करें कि हम किसी भी एक मैस के ऊपर, हम लोगों ने एक वेइंग बैलेंस के ऊपर कोई भी मैस रखा है और मैं इसका वजन मेजर कर रहा हूं। सपोज करें आज के दिन हवा का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम था, तो हवा इसके ऊपर जो दबाव लगा रही है वो कदरे कम होगा, और अगर मैं बहुत प्रिसाइज एक स्केल लूं तो इसके मैस की वैल्यू या इसके वेट की वैल्यू कुछ और होगी। अगले दिन अगर हवा का प्रेशर बढ़ जाए
तो इसके वेट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। या अगर मैं इसी को एल्टीट्यूड पर ले जाऊं या किसी निचली सतह पर रख दूं, तो फिर इस पर दोबारा से थोड़ी सी वैल्यू ऑफ जी की वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा इसके वेट में। अब ये जो फर्क हैं, इन फर्कों को या इन जो बीच में एक डेविएशन आ रही है हमारी मेजरमेंट्स में, इनको मैं मेजर नहीं कर सकता। या अगर आप कोई भी क्वांटिटी किसी चीज को बार बार मेजर कर रहे हो तो वो भी उसमें भी डेविएशन आ जाती है और आप हर दफा एक डिफरेंट आंसर लेकर आते हैं। तो इस तरह के एरर्स रैंडम एरर्स हैं जो कि किसी भी वजह से हो सकते हैं। किसी इंसान को एक्सपेरिमेंट सही से करना नहीं आता, या अगर उसमें थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दी, या जैसे आमतौर पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हुए ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स जिनको वो नोट भी नहीं कर रहे होते और उसकी वजह से उनकी रीडिंग्स गलत आती हैं। इस तरह के एरर को कम करने का एक ही नुस्खा है और वो है एवरेज लेना। यानी अगर आपने 6 क्वांटिटीज ली, यानी अगर आपने इसका मैथ 6 दफा मेजर किया, M1 पहली दफा मैथ आया, फिर M2 आया, M3, M4, M5 और M6, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये 6 के 6 मैसेज अलग अलग थे, तो फिर मैं इसका असल मैथ क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टिल M6 डिवाइडेड बाय 6। यानी इन 6 के 6 मैसेज को जमा करके 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो अब जो क्वांटिटी होगी मैं ये सपोज करता हूं कि उसमें एरर कम है। अब हम इन्हीं एरर्स के साथ एक मिलती जुलती क्वांटिटी है अनसर्टेनिटी। ये हमारा टॉपिक 1.6 हो जाएगा, सेक्शन 1.6। अनसर्टेनिटी, मैं इसके लिए आपको बहुत सादा सा एक मिसाल दूं हम अपनी आम और रोजमर्रा की जिंदगी से, कि हम कहते हैं कि कोई इंसान जब झूठ बोल रहा हो तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं उस वक्त से जब वो सच बोल रहा हो। या हम यूं भी कहते हैं कि जब कोई इंसान सच बोल रहा हो तो उसकी आंखों में नजर आ जाता है। इसकी वजह क्या है कि जब एक इंसान एक सच्चा दावा कर रहा है तो वो उस बारे में बिल्कुल पुरयकीन है कि ऐसा ही हुआ था, जबकि अगर एक इंसान झूठ बोल रहा है तो वो तज़ब्ज़ब का शिकार होता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ भी था या नहीं। जैसे अगर आप अपनी आंखों से किसी वाकये को होता हुआ देखें तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, और अगर आप किसी और की ज़बानी इस वाकये के बारे में सुनेंगे तो आप ये कहेंगे यार ऐसा भी हो सकता है। तो अब अनसर्टेनिटीज दरअसल यही हैं कि हमारी क्वांटिटीज में एरर कितना है। अब फिजिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे या हम ऑब्जर्वेशंस बना रहे हैं तो तब एरर या अनसर्टेनिटी की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हम बता सकें कि कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सा रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के ज़्यादा करीब है। और कौन सा रिजल्ट एक्चुअल के करीब ज़्यादा करीब होगा, आप बहुत सादा सी बात है, जिसमें अनसर्टेनिटी या एरर की रेशो कम होगी। जिसमें कम एरर होगा वो एक्चुअल के ज्यादा करीब होगा। अब अनसर्टेनिटी को मैं अपनी क्वांटिटीज में दो तरह से लिख सकता हूं। एक तो तरीका है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरा है रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कुछ इस तरह से होगी कि सपोज करें आप लोग दुकान से चीनी या चावल लेने गए हैं और आपने दुकानदार को कहा था
कि वो आपको 5 किलो चावल डाल दे, तो अब जब वो डालेगा तो वो 5 किलो से कुछ ग्राम ज्यादा डाल देगा, यानी वो आपको तकरीबन 5 इशारिया, अगर मैं इसको पूरे ग्राम्स में लिखूं, 5, सपोज करें 3 ग्राम डाल देता है। अब उसने ये आपको 3 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिए, और वो 3 ग्राम एक्स्ट्रा देना वो दे भी सकता है, क्योंकि चावलों की इतनी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, और 3 ग्राम अगर वो ज्यादा डाल भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक इंसान आपकी गैर मौजूदगी में पैकिंग कर रहा होगा, जैसे आप थैलों में कोई चीज लेकर आए, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज 5 किलो प्लस माइनस 20 ग्राम या 100 ग्राम, इस तरह से। यानी कोई भी मतलब उस पैकिंग करते हुए, उस तोड़े में या उस थैले में चीज भरते हुए या तो 20 ग्राम ज्यादा हो गई होगी या 20 ग्राम कम हो गई होगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। या इसकी हम कुछ यूं एग्जांपल लें कि हम 100 किलो का तोड़ा ले रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस 1 केजी। अब 100 प्लस माइनस 1 केजी का ये मतलब है कि आपने 1 किलो का आपका बर्तन है और आपने 100 दफा भरकर उस तोड़े में डालना है, तब आपका 100 किलो बनेगा। अब इंसान से भूल चूक हो सकती है कि या तो वो 99 डाल देगा या 101 डाल देगा, तो अब उन्होंने ये बता दिया कि या तो ये 99 किलो होगा या फिर 101 किलो होगा। अब इसी 1 किलो को 100 किलोग्राम में से 1 किलो को अगर मुझे जाहिर करना हो, यानी अगर मुझे यूं लिखना है 100 प्लस माइनस 1 किलोग्राम, जो कि इसका असल तरीका है कि 100 में से 1 किलोग्राम या तो ऊपर होगा या ज्यादा होगा, तो अब आप ये देखें ये 1 100 का कितने परसेंट है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, ये 1% है, तो मैं इसको यूं लिखूंगा 100 प्लस माइनस 1% किलोग्राम। अब ये जो तरीका है यानी पूरा 1 किलो, तो इस तरीके को मैं कहूंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि उन्होंने मुझे अनसर्टेनिटी या एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी कि कितना एरर हो सकता है। जबकि दूसरे तरीके में उन्होंने मुझे रिलेटिव अनसर्टेनिटी या एरर बताया कि ये इतने परसेंटेज का मतलब है कि अगर मैं यहीं पे 100 की बजाय 1000 किलो का तोड़ा लेता या 1000 किलो सामान लेता, तो फिर ये एरर 1% अगर रखता, तो अब जो अनसर्टेनिटी थी वो 1 से बढ़कर 10 किलो हो जाती। तो परसेंटेज एरर का ये मतलब है कि आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है कि आप जितना ज्यादा सामान लेंगे उनसे या उनके पैमाने में उतनी ही ज्यादा भूल चूक हो सकती है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का और रिलेटिव अनसर्टेनिटी का। हम लोग इस किताब में जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं या इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनके लिए हम अपने इस लेक्चर में जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इनके लिए वीडियोस अलग से बनाएंगे। उसमें हम इनको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे कि हम किन तरीकों से न्यूमेरिकल्स को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास 2 क्वांटिटीज हैं, यानी एक क्वांटिटी ए है और इसमें कोई भी एरर प्लस माइनस ए है, और एक दूसरी क्वांटिटी बी है जिसमें कोई भी एरर प्लस माइनस बी है। बहुत सादे से हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे। अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं, यानी अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं, तो इनका जो एरर होगा वो भी ऐड होगा। अगर आप ए और बी को माइनस कर रहे हैं, तो अब जो एरर ए और बी होंगे फिर भी प्लस होंगे। ऐसा क्यों?
अब मेरी छोटी सी देखें, हमने जब वो फुट्टा बनाया था अभी इसे पिछले वाले प्रॉब्लम में या हम उस सेक्शन में, अगर मैं उससे दो चीजों की लंबाई लूंगा या नापूंगा तो क्या एरर कम हो जाएगा, या अगर मैं उससे, अगर मैं इसी फुट्टे से, मैं दोबारा से इसको छोटा सा बना लेता हूं, और मैं इससे इस स्टिक को नापना चाह रहा हूं। अब ये स्टिक बड़ी है और मेरा वो फुट्टा छोटा है, तो मैं इसे 2 दफा नापूंगा। हम सपोज करते हैं इस स्टिक को मैं उठाकर अगर यहां ले आया और ये इतनी सी स्टिक है, तो पहले मेरे पास आंसर आएगा कि ये 7 सेंटीमीटर यहां तक है, यानी ये यहां से यहां तक ये है 7 सेंटीमीटर। और मुझे पता था कि मेरे इसमें एरर है, ये दरअसल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर है, यानी 7 + 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 का एरर था। अब जब मैं इस फुट्टे को दोबारा अब यहां से यहां रखूंगा और मैं सपोज करता हूं, अब ये इस वाले हिस्से को मैं नापना चाह रहा हूं जो रह गया था, तो मैं इस फुट्टे को आगे मूव कर दूंगा और वो ये वाला हिस्सा अगर होगा तो अब मेरे पास इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर। और मुझे पता था कि अब दोबारा एरर 1 सेंटीमीटर जाता है। तो अब इसकी असल लंबाई क्या होगी? 11 सेंटीमीटर? नहीं, ये दरअसल 13 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों केसेस में जब मैंने दो क्वांटिटीज को ऐड किया तो तब इन दोनों को भी ऐड किया, दोनों एरर्स को। अब अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को माइनस कर दूं, 7 - 4 कर दूं, तो अब ये क्वांटिटी क्या होगी? दरअसल 3 सेंटीमीटर आएगा जवाब। अब मेरा जवाब आएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास असल क्वांटिटीज क्या थी? 8 - 5। तो अब देखें, ये उसी वक्त दोबारा 3 आंसर तभी पॉसिबल है जब मैं इन दोनों एरर्स को ऐड कर रहा हूं, मतलब इनमें 2 का एरर आएगा, 3 ± 2 और ±2 सेंटीमीटर। यानी एरर हमेशा ऐड होगा, एरर माइनस नहीं होगा। अब अगर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी a × b हो रहा है, तो अब इनके एरर्स की बजाय परसेंटेज ऑफ एरर्स यानी %a प्लस होगा परसेंटेज एरर b के साथ। यानी इस a की मुझे परसेंटेज लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। और अब अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे अगर मैं यूं लिखूं a डिवाइडेड बाय b, तो अब इन दोनों के जो एरर्स हैं दोबारा से परसेंटेज एरर्स ऐड अप हो जाएंगे। तो अब यहां तक हम लोगों ने सम और डिफरेंस और मल्टीप्लाई और डिवाइड में देख लिया कि एरर्स किस तरह से चलेंगे। अब अगर पावर की बात करें, जैसे अगर मैं ये कहूं a का स्क्वायर, तो इसका जो एरर होगा यानी परसेंटेज a, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी को के साथ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पूरी एक सीरीज इंशाल्लाह देखेंगे और हमारे साथ फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनका जवाब दूंगा आपको। और साथ ही साथ हम कोशिश भी करेंगे कि हम इनके नोट्स अगर बना सकें तो उनको भी फिर हम साथ अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।